में हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। द टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी अकर्स। टाइम एंड प्लेस, जहाँ स्टोरी सेट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सेटिंग कहते हैं। आप सभी को पता होगा सेटिंग। Setting refers to time, place, social environment and historical background in which a story takes place। जहाँ स्टोरी पूरी चलती है उसे सेटिंग कहते हैं। It provides the context for the characters and event and often influences the mood and the plot। इन सबको इन्फ्लुएंस करती है। Wuthering Heights is set on the lonely Yorkshire moors। ये यॉर्कशायर मोर में सेट है ना? तो ये क्या है? ये सेटिंग है इसकी। अ टेल ऑफ टू सिटीज इज सेट इन लंदन एंड पेरिस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये यहाँ सेट है, तो लंदन पेरिस क्या है इसकी? इसकी सेटिंग्स हैं, है ना? तो सेटिंग मतलब जहाँ पे नॉवेल्स टेक प्लेस करती है, जहाँ पे पूरी नॉवल का प्लॉट चलता है। हैरी पॉटर इज मेनली सेट इन हॉवर्ड स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। हॉवर्ड स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, ये क्या है? ये इसका सेटिंग है ना? ऐसे ही अभी आपने देखा होगा वेंसडे। वेंसडे जो वेब सीरीज है वो भी एक ऐसे ही कॉलेज में सेट है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहाँ वो विच क्राफ्ट वगैरह सीखते हैं, विजार्डरी, है ना? तो ये भी हैरी पॉटर की तरह ही है। सेटिंग, वेयर, व्हेन, सोशल एनवायरनमेंट, इसको जब भी इसकी बात आए कहाँ पे, कब, कैसे, तो ये क्या है? ये सेटिंग को बताता है। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज का यूज करके जब भी हम लोग दो चीजों को कंपेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं? मेटाफर में तो दोनों का कंपैरिजन, मतलब ऐसे कंपेयर नहीं करते, कंपैरिजन के लिए यूज होता है लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ये है सिमिली। सिमिली में एज और लाइक का यूज किया जाता है। A simile compares two unlike things using the word like or as. It makes description clearer and more vivid। शी इज एज ब्रेव एज अ लाइन। वो एक लाइन की तरह ब्रेव है। तो देखो एज का यूज हुआ है। हिज फेस वॉज लाइक द मून, उसका फेस मून की तरह है। हम ये नहीं कह रहे हिज फेस वॉज द मून, नहीं। अगर वो होता तो क्या होता? मेटाफर। लेकिन वो नहीं है, लाइक का यूज किया है तो ये है, हो गया सिमली। ठीक है। लाइफ इज लाइक अ जर्नी, लाइफ जर्नी की तरह है, तो लाइक आ गया इसमें, तो ये भी है सिमली। तो लाइक एज जहां भी आ जाए आप समझ जाइए ये सिमली है। ठीक। Simile, compare using like or as. Don't confuse. Simile means he fights like a tiger. और metaphor he is a tiger। समझे? इसमें सीधा कंपैरिजन कर दिया है कि वो टाइगर है और इसमें वो टाइगर की तरह लड़ता है। उसमें कंपैरिजन किया है, इसमें सीधा टाइगर ही बता दिया उस इंसान को। ठीक है, तो इतना फर्क है बस दोनों में। When the outcome of the sustainable situation is very different from what was expected is called। जब सिचुएशन बहुत अलग होती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बर्बर आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और पैराडॉक्स, इसे हम कहते हैं ड्रामेटिक, सिचुएशनल आयरनी, सॉरी, सिचुएशनल आयरनी, उसे हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। जब भी हम लोग देखो सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, इसमें सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, तो सिचुएशनल आयरनी। Situational irony occurs when the actual outcome of situation is opposite। जो हम लोग सोच रहे हैं उसका उल्टा हो जाए। Is what the reader और character expect। हमारी expectation से चीज़ें जब अलग हो जाती हैं, opposite हो जाती हैं, तो उसे situational irony कहते हैं। It often creates surprise, humor and tragedy। ये इन चीज़ों को evoke करती है। अ फायर स्टेशन कैचेस फायर। ये देखो, फायर स्टेशन में आग लग गई, ये हम सोच भी नहीं सकते। ये क्या है? ऑपोजिट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। बिल्कुल उल्टा हो गया, जिस जो एक्सपेक्ट करते हैं उसका उल्टा। अ ट्रैफिक पुलिस ऑफर्स द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रिसीव्स अ स्पीडिंग टिकट। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कोई कोई चालान कर दे, उसी को स्पीडिंग के लिए उसका चालान हो जाए तो कैसा रहेगा? तो ये बड़ी हंसी वाली बात है ना? In O. Henry, The Gift of the Magi, both husband and wife sacrifice their most prized possessions to buy gift for each other, making the gift unusable।
अब ये गिफ्ट ऑफ द मागी में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट देने के लिए अपने सामान को बेच देते हैं, और एक दोनों को सरप्राइज करने के लिए ये अपनी कीमती चीज बेच देते हैं, और जो कीमती चीज बेचते हैं वो उनके बिना जो दिया हुआ है वो अधूरा रहता है। तो क्या हो गया, उनके गिफ्ट अनयूजफुल हो गए। और ये भी क्या हो गई, एक तरह से सिचुएशनल आयरनी है ये। सिचुएशनल आयरनी मीन्स ऑपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, डोंट कंफ्यूज। वर्बल आयरनी क्या होती है, स्पीकर सेज द ऑपोजिट, स्पीकर उल्टा बताता है किसी बात को। ड्रामेटिक आयरनी में ऑडियंस नोज द मोर, ड्रामेटिक आयरनी हम पिछली क्लास में किए थे कि इसमें ऑडियंस को ज्यादा पता होता है बजाय कि जो कैरेक्टर स्टेज पे प्ले कर रहे हैं उनसे। ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन वो प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे गेट के पीछे कौन है, ये इसको तो नहीं पता कैरेक्टर को, लेकिन जो ऑडियंस बैठी है उन सबको पता होता है गेट के पीछे ये छिपा है। तो ये ड्रामेटिक आयरनी। सिचुएशनल आयरनी अनएक्सपेक्टेड आउटकम, जैसे अभी हम देखें कि अगर ये ट्रैफिक पुलिस का ही चालान हो जाए, तो ये क्या है, सिचुएशनल आयरनी है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। नेक्स्ट, a speech delivered by a character alone on stage revealing inner thoughts is, एक स्पीच जो कैरेक्टर डिलीवर करता है अलोन, अकेला है स्टेज पे, उसे क्या कहेंगे, मोनोलॉग, डायलॉग। डायलॉग तो एक से ज्यादा लोगों का होता है ना। और हमने पीछे अपनी एक क्लास में एक वर्ड किया था, याद कीजिए क्या था, वो क्या था, मोनोलॉग, जिसमें एक इंसान बोलता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये अलोन होता है, सॉलिलकी है। सॉलिलकी में अकेला इंसान अपने इनर थॉट्स को बता रहा होता है। A soliloquy is a speech delivered by a character who is alone on stage. ये अकेला होता है, expressing personal thoughts and emotions directly to the audience. It allows the audience to understand the character's inner conflict. ये ऑडियंस को उसके थॉट्स समझने में मदद करते हैं। जैसे शेक्सपियर का हैमलेट, आपने देखा होगा जो मूवी हैमलेट है उसमें वो गले में रस्सी डाल के और जो जो डायलॉग देता है सब लोग सुन रहे होते हैं शाहिद कपूर को, वो क्या है, उसकी सलीलकी है ना। वो उसके इनर थॉट्स बता रहा है, टू बी और नॉट टू बी, है ना। ये बहुत फेमस है, टू बी और नॉट टू बी, हम हैं और नहीं भी, ऐसे करके है पूरी स्पीच। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस soliloquies इन इंग्लिश लिटरेचर, बहुत फेमस है, सभी ने सुन रखी है। soliloquy मीन्स कैरेक्टर थिंकिंग अलाउड, मतलब अपने अपने जो थॉट्स हैं उन्हें बता रहा है। मोनोलॉग में स्पोकन टू अदर कैरेक्टर्स, इसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा होता है, अपनी बातें बता रहा होता है, लेकिन इसमें केवल शेयर कर रहा होता है। सोलिलकी स्पोकन अलोन, सोलिलकी में अकेला ही बोल रहा होता है, कोई ऑडियंस कोई उसका दूसरा नहीं होता वहां स्टेज पे। ठीक है। अ 14 लाइन फॉर्मल पोम विद अ सेट राइम स्कीम इज कॉल्ड, 14 लाइन की पोएम है जिसे हम सोनेट कहते हैं। ठीक है। A sonnet is a poem of 14 lines with a fixed rhyme scheme. इसमें फिक्स राइम स्कीम होती है, याद रखिएगा। एंड ट्रेडिशनली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और ये ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। टू मेजर टाइप होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट जो कि इंग्लैंड में बहुत फेमस है, एक पेट्रार्कन सोनेट है जो कि इटली से आई है। ठीक है। तो शेक्सपियरियन सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी, शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 है ये, जिसका टाइटल है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या है, सोनेट के एग्जाम्पल्स हैं। सोनेट 14 लाइन्स, रिमेंबर शेक्सपियरियन थ्री क्वार्टरेन, एक कपलेट होता है इसमें, थ्री क्वार्टरेन होते हैं, मतलब तीन तीन चार चार लाइन के तीन सेट, तो कितने हो गए, 12 लाइन्स हो गए। और एक कपलेट प्लस 2 लाइन, कपलेट मतलब 2 लाइन का सेट, है ना, 12 और 2 14 हो गया सोनेट। 14 लाइन होती है सोनेट में। पेट्रार्कन पेट्रार्कन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव मतलब 8 लाइन का सेट, और दूसरा होता है सेट, मतलब 6 लाइन का, 8 और 6 ये भी 14 लाइन हो गई। ये पेट्रार्कन का फॉर्मेट है, और ये शेक्सपियर यानी इंग्लिश सोनेट का फॉर्मेट है। ठीक है। A grouped set of line in a poem similar to paragraph in prose is a grouped set of lines in a poem। एक ग्रुप है पोम लाइन का एक पोयम में, उसे क्या कहते हैं, सिमिलर टू अ पैराग्राफ, पैराग्राफ के जैसा। देखो जब हम कहानी में पढ़ते हैं तो उसमें पैराग्राफ होते हैं, लेकिन जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें स्टैंजास होते हैं, है ना। स्टैंजास को, ग्रुप ऑफ लाइंस को स्टैंजास कहते हैं।
पहला स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा पढ़ा भी होगा आपने स्कूल टाइम में। अ स्टैंजा ग्रुप ऑफ लाइंस फॉर्मिंग अ यूनिट इन अ पोम, ये एक यूनिट बनाती हैं। जस्ट एज प्रोज इज डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, जैसे प्रोज में पैराग्राफ्स होते हैं, पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टैंजास, पोइट्री स्टैंजास में डिवाइड होती है। और स्टैंजा में कंटेन 2 3 4 और मोर लाइंस, एक स्टैंजा में 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन या उससे भी ज्यादा लाइंस हो सकती हैं। अ 4 लाइन स्टैंजा, ये एग्जाम्पल है। द स्टार शाइन्स ब्राइट एट नाइट, द मून गिव्स सिल्वर लाइट, द ब्रीज इज ऑफ सॉफ्ट एंड कूल, नेचर इज ब्यूटीफुल। ये क्या है? 4 लाइन की एक एक स्टैंजा है। पूरा इसको पूरे को मिला के क्या कहेंगे? स्टैंजा। ठीक है। स्टैंजा मीन्स पैराग्राफ ऑफ पोएट्री सिंपल लैंग्वेज में। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्शन, सिंटेक्स, लिटरेरी टेक्निक दैट कैरेक्टराइज्ड अ वर्क इज नोन एज, कॉम्बिनेशन इन सब का क्या कहलाता है? स्टाइल कहते हैं, टोन कहते हैं, वॉइस कहते हैं, मोड कहते हैं। स्टाइल कहते हैं उसे, स्टाइल कहते हैं। जैसे स्टाइल इज डिस्टिंक्टिव वे एन ऑथर राइट्स, ये उसका अलग तरीका है ऑथर लिखता है। इट इंक्लूड्स डिक्शन, इसमें डिक्शन भी आता है, सिंटेक्स भी आता है, फिगरेटिव स्पीच भी आती है, टोन, इमेजरी, लिटरेरी डिवाइसेस। ईच राइटर हैज अ यूनिक स्टाइल, सबका अपना अलग स्टाइल होता है। जैसे डिक्शन मतलब वर्ड चॉइस, सिंटेक्स मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना, ऑर्नामेंट्स का यूज करना, टोन, इमेजरी, ये सारी चीजें स्टाइल में आती हैं। और हर राइटर का एक अलग स्टाइल होता है। जैसे चार्ल्स डिकन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन होता था इनकी बुक्स में, इनकी नॉवेल्स में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करते थे। वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करती थी, है ना। एग्जाम टिप क्या है? स्टाइल ऑथर्स वे ऑफ राइटिंग, इसे ही हम लोग स्टाइल कह देते हैं। A secondary storyline that runs alongside the main plot, सेकेंडरी स्टोरी लाइन जो मेन प्लॉट के साथ चलता है। मेन प्लॉट जो हमारी कहानी का मेन हिस्सा है, उसके साथ साथ में कुछ छोटी छोटी कहानियां भी चल रही होती हैं। आप देखते हैं ना, जैसे आपने देखी होंगी कई सारी मूवीज में मेन प्लॉट होता है, जो मेन एक्शन है, मेन कॉन्फ्लिक्ट है पूरी स्टोरी का, उनके साथ साथ छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, उन्हें हम लोग सब प्लॉट कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग सब प्लॉट कहते हैं। अ सब प्लॉट इज अ सेकेंडरी स्टोरी दैट सपोर्ट्स कॉन्ट्रास्ट विद और डेवलप द मेन प्लॉट, ये मेन प्लॉट को डेवलप करने का काम करती है। इट ऑफन इन्वॉल्व सेकेंडरी कैरेक्टर्स एंड एनरिचेस द ओवरऑल नरेटिव, ये नरेटिव को और बेहतर बनाती है। इन किंग लेयर द स्टोरी ऑफ ग्लूकोस्टर एंड हिज सन्स एडगर एंड एडमंड इज द सब प्लॉट दैट पैरेलल लेयर्स रिलेशनशिप विद हिज डॉटर। सब प्लॉट मीन स्टोरी विद इन द स्टोरी, एक दूसरी स्टोरी भी चल रही होती है पैरेलल, उसे ही हम लोग सब प्लॉट कहते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। A concrete object that represent an abstract idea is called, एक concrete सा object जो abstract idea को represent करे। concrete मतलब होता है जैसे हम टच कर सकें, और abstract मतलब जैसे हम टच ना कर सकें। जैसे thoughts, क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं symbols, है ना। जैसे a symbol is a person, place, object, color, action that stands for deeper और abstract meaning, इसकी deeper और abstract meaning होती है। आपने symbols का मतलब समझा ही होगा, आपने रोड्स पे symbol देखे होंगे, यू टर्न का symbol, है ना। ये क्या है? symbols है, साइंस और सिंबल्स कहते हैं ना, बियॉन्ड इट्स लिटरल सेंस, लेकिन लिटरेचर में इनके लिटरल सेंस में यूज नहीं होता है, इनका डीप मीनिंग होता है। सिंबल्स हैड लेयर्स ऑफ मीनिंग टू लिटरेचर, ये लिटरेचर में लेयर्स ऑफ मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। जैसे वाइट डव को पीस के लिए पर्सोनिफाइड किया, या हम लोग इसको कह देते हैं जैसे रेड रोज लव के लिए यूज हो जाता है। ग्रीन लाइट इन द ग्रेट गेस्ट भी किसके लिए यूज होती है? होप ऑफ अमेरिकन ड्रीम्स। मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड में मॉकिंग बर्ड किसके लिए यूज हुआ है? एज सिंबल, इनोसेंस के लिए। सिंबल मीन्स विजिबल ऑब्जेक्ट, हिडन मीनिंग। ठीक है। सिंबल वन ऑब्जेक्ट विद डीपर मीनिंग, इसे सिंबल कहते हैं। मोटिव रिपीटेड सिंबल और आइडिया, इसे मोटिव कहते हैं। सिंबल मतलब अगर कोई सिंबल दिया जाता है, जैसे हम कहें कुछ डार्क चीजें दिखा दें, इसका मतलब कुछ पेसिमिस्ट, नेगेटिव, है ना, लेस होपलेसनेस, ये सब को रिप्रेजेंट करता है। अगर वहीं पे ब्राइट है, कुछ लाइट है, वो सन है। ठीक है, पेसिमिज्म को, सॉरी ऑप्टिमिज्म को
रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब है। व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द होल, पार्ट होल को रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या कहते हैं बताइए? सिनिकडोकी। इसे सिनिकडोकी कहते हैं जब कोई पार्ट एक होल को रिप्रेजेंट करता है ना? होता है ना बड़ी चीज का कोई सैंपल, छोटा सैंपल, उसे सिनिकडोकी कहते हैं। जैसे सिनिकडोकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल और द होल रिप्रेजेंट द पार्ट। Unlike metonymy, the relationship is based on part whole not association. All hands on desk. Hands का मतलब क्या है यहाँ पे? All hands on deck मतलब sailors. Nice wheels. Wheels का मतलब क्या है यहाँ पे? कार, है ना? तो ये क्या है? व्हील्स को हमने, ये इसका पार्ट होता है कार का, लेकिन इसको हमने एज होल समझ लिया है। नाइस व्हील्स मतलब नाइस कार। हैंड्स का मतलब सेलर्स, हैंड्स का मतलब हम लोग कई बार लेबर से भी लगा लेते हैं, है ना? इंडिया वन द मैच, इंडिया वन द मैच, इंडिया क्या? इंडिया का मतलब है इंडियन क्रिकेट टीम, इंडिया के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो। जैसे कहते हैं ना इंडियन वॉज द मैच, इंडिया वन द मैच, मतलब जो इंडिया की टीम है वो जीती है। सेनेक्टे की मतलब पार रिप्रेजेंट होल। डोंट कंफ्यूज सेनेक्टे की पार्ट होल। हैंड्स जैसे वर्कर के लिए यूज हो जाते हैं। मेटोनमी रिलेटेड थिंग, ओरिजिनल लाइक क्राउन किंग के लिए यूज होता है ना? तो किंग के से रिलेटेड है ये क्राउन, तो इसलिए हम लोग इसे यूज कर देते हैं इंटरचेंजेबली। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस टू क्रिएट मीनिंग इन इज नोन एज। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एक सेंटेंस में क्रिएट मीनिंग क्रिएट करने के लिए क्या कहा जाता है? सिंटेक्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है? अरेंजमेंट जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्या कर रहा है? ये सिंटेक्स बनाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करता है। सिंटेक्स रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, देखो अरेंजमेंट हो गया ना, एंड फ्रेजेस टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। ये ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाता है सिंटेक्स। राइटर मैनिपुलेट सिंटेक्स टू क्रिएट एम्फेसिस, रिदम, सस्पेंस और इमोशनल इफेक्ट। Normal syntax, the boy opened the door. Inverted syntax, the boy opened. Charles Dickens often uses long, complex syntax. Syntax matlab sentences. While Ernest Hemingway is famous for short, simple syntax. Syntax matlab simple matlab sentence. Syntax sentence structure. Diction choice of words. Syntax arrangement of words. समझे? बहुत easy है. A three-line unit of poetry is called. तीन लाइन की यूनिट पोइट्री की क्या कहलाती है? तीन लाइन होते हैं तो टर्सेट। कपलेट में दो लाइन होती हैं, क्वार्टरन में चार होती हैं, स्टैंजा ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं, इसमें दो तीन चार पांच भी हो सकती है ना? तो टर्सेट मतलब तीन लाइन। A tercet is a stanza containing of three lines. It may or may not rhyme. ये राइम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं है। The bird began to sing, the flower gently away, spring has come today. तो ये क्या है? तीन लाइन का एक स्टैंजा है और इसमें तीन लाइन है, तो इसे हम लोग टर्सेट कहते हैं, कह सकते हैं। और इसे ये पूरा एक स्टैंजा भी है एज होल। टर्सेट थ्री लाइन स्टैंजा, है ना? कपलेट दो लाइन, टर्सेट तीन लाइन, क्वार्टरिन चार लाइन, कॉन्क्वेन पांच लाइन, सिनिक्वेन। A poetic form with interlocking tercets following an ABA, BCB, CDC rhyme scheme is, क्या कहते हैं इसको? टर्सेट, इंटरलॉकिंग टर्सेट हैं इसमें, और जो कि इस फॉर्म में है ABA, BCB, CDC, उसे कहते हैं हम टर्जा राइमा। अब टर्जा राइमा होता क्या है? टर्जा राइमा इज अ पोएटिक फॉर्म इन्वेंटेड बाय द इटालियन पोइट दांते एलिगेरी। दांते ने इसका इन्वेंशन किया है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग थ्री लाइन स्टैंजास, इसमें तीन लाइन के स्टैंजास होते हैं, टर्सेट होते हैं, विद द राइम स्कीम, इसमें राइम स्कीम भी होती है। जैसे दिस चेन राइम लिंक्ड वन स्टैंजा टू द नेक्स्ट, इसमें एक स्टैंजा दूसरे से लिंक होता है। दांते's द डिवाइन कॉमेडी इज रिटन इन टर्जराइमा, जो दांते की डिवाइन कॉमेडी है वो द टर्जराइमा में लिखी गई है। टर्जराइमा मीन्स दांते ने लिखी है, और ये इसकी स्कीम होती है ABA, BCB, CDC। ठीक है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ अंडरलाइंग मैसेज एक्सप्लोर्ड इन अ लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड, क्या कहते हैं?
सेंट्रल आइडिया को किसी भी चीज के, उसे हम लोग कह देते हैं थीम। ठीक है, सेंट्रल आइडिया या उसकी थीम, है ना, थीम कह देते हैं ना। अ थीम इज अ सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल मैसेज और insight about a life that the author explores through the story. Unlike the subject, the theme express what the author says about the subject. Author क्या कहता है सब्जेक्ट के बारे में? एनिमल फार्म, करप्शन ऑफ पावर, ये इसका थीम है। करप्शन के बारे में बताया गया एनिमल फार्म में। अच्छा, जल्दी से बता दिए एनिमल फार्म कब आई थी और ये किसका वर्क है? एनिमल फार्म वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का, और ये 1945 में पब्लिश हुई थी। अच्छा, जॉर्ज ऑरवेल का एक और वर्क है 1984, ये कब आया था? ये आया था 19, ये 45 में आया था, ये 1949 में आया था, है ना। याद रखिएगा ये दोनों वर्क। हैमलेट, रिवेंज, इनडिसीजन, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ये इसकी थीम्स हैं हैमलेट की। टू किल अ मॉकिंग वर्ड में जस्टिस एंड रेशियल प्रेजुडिस, ये इसकी थीम है। सो थीम मीन्स मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी, जो मेन स्टोरी जो मैसेज है वो क्या है, वही थीम है। थीम मीन्स सेंट्रल मैसेज। ठीक है। द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर इज, ऑथर का जो एटीट्यूड है सब्जेक्ट मैटर की तरफ, वो क्या क्या कहलाता है? वो मूड, स्टाइल, टोन, वॉइस। तो उसे हम लोग टोन कह देते हैं। तो उसका उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका टोन कैसा है उसका, है ना। तो टोन मतलब टोन इज अ राइटर्स और स्पीकर्स एटीट्यूड, राइटर का या एक स्पीकर का एटीट्यूड होता है जो टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, ऑडियंस और कैरेक्टर। इट इज कन्वेड थ्रू वर्ड चॉइस, ये वर्ड चॉइस के थ्रू राइटर इस्तेमाल करता है, इमेजरी और सेंटेंस स्टाइल इनके थ्रू लेता है। जैसा राइटर का टोन होगा वो उसी तरह के सेंटेंसेस यूज करेगा, उन्हीं तरह की इमेजरी यूज करेगा, वही वो चॉइस सिलेक्शन ऑफ वर्ड होगा उसका। जैसे टोन के हिसाब से अगर ह्यूमरस है तो ह्यूमरस, सीरियस है तो सीरियस टोन होगी, अगर सरकास्टिक टोन है तो सरकास्टिक वर्ड यूज होंगे, ऑप्टिमिस्टिक क्या है या सिंपैथेटिक है ना। जैसे व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज दिस टोन ऑफ जॉयफुल, ये क्या है? जॉयफुल की टोन है, अगर ऐसे सेंटेंसेस का यूज हो रहा है तो टोन मीन्स ऑथर का एटीट्यूड, वो कैसा फील कर रहा है, वो कैसा लिखना चाह रहा है। टोन मीन्स एटीट्यूड होता है उसका। मूड मीन्स रीडर्स फीलिंग, जो रीडर पढ़ रहा होता है उसकी फीलिंग के बारे में है। A two-syllable poetic foot with a stressed syllable followed by an unstressed one is a two-syllable poetic foot है, ये टू syllable। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आई एम, इसको कहते हैं ट्रोची, ट्रोशी। ठीक है। ट्रोशी इज अ metrical foot consisting of one stress syllable followed by one unstressed syllable। इसमें एक तो stress syllable होता है और इसके बाद में unstressed syllable होता है। जैसे टेबल, टेबल, इसमें पहला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस है, देखो जोर जा रहा है इस पे, टेबल, यहाँ पे नहीं है स्ट्रेस, तो ये अनस्ट्रेस हो गया। गार्डन, गार्डन टू सिलेबल है, इसमें पहले सिलेबल पे स्ट्रेस है और दूसरा वाला अनस्ट्रेस्ड है। विंटर, विंटर, पहला क्या है? स्ट्रेस, दूसरा अनस्ट्रेस, इसको, ठीक है। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का कॉम्बिनेशन ही टॉर्ची कहलाता है। Downplaying the importance of something for effect is called downplaying the importance of something। क्या कहेंगे इसको? इसको कहते हैं अंडरस्टेटमेंट। डाउनप्लेइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग यानी किसी चीज को इम्पोर्टेंट ना मानना, उसके इफेक्ट को इम्पोर्टेंट ना मांगना। जैसे द अंडरस्टेटमेंट डिलीवर्ड मेक समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट, किसी चीज को बहुत तुच्छ सा दिखाना, है ना, कि बहुत जरूरी नहीं है, और लेस सीरियस, किसी चीज को लेस सीरियस दिखाना देन इट रियली इज, जबकि वो ऐसा नहीं है ना। इट इज ऑफन यूज फॉर आयरनी एंड ह्यूमर, ये आयरनी ह्यूमर के लिए यूज की जाती हैं। एग्जाम्पल, आफ्टर ब्रेकिंग अ लेग इट्स जस्ट अ स्क्रैच, किसी का पैर तोड़ दिया और आप कह रहे हैं ये तो एक छोटी सी खरोच आई है। आफ्टर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 आई डिड ओके। अब जब आप 100 में से 100 मार्क्स का पेपर करके आते हैं, कोई आपसे कहता है यार तूने तो 100 में से 100 ले लिए, अरे वाह क्या बात है, वो कह रहा है नहीं यार, आई डिड ओके, मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, मैंने बस ठीक ठाक है, ओके। ह्यूमिलिटी भी दिखाते हैं लोग इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो बस ठीक है, 100 में से 100 नंबर आ गए, वो कह रहा है ठीक है, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या है? ये एक अंडरस्टेटमेंट है। ओके, अंडरस्टेटमेंट मीन्स सेइंग लेस देन द ट्रुथ,
ट्रुथ कुछ और है, बहुत बड़ा के है, लेकिन वो बहुत कम आके कहा जाता है। हाइपरबोली में एग्जैजरेशन होता है, छोटी चीज को बड़ी करके कहा जाता है, लेकिन इसमें बड़ी चीज को छोटी करके कहा जा रहा है। ऑपोजिट है, मिनिमाइजेशन है, इसमें एग्जैजरेशन है, इसमें बढ़ा रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, इसमें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो आंसर है इसका अंडर स्टेटमेंट। सेइंग समथिंग बट मीनिंग द ऑपोजिट इज नोन एज, कुछ कहना लेकिन उसका मतलब उल्टा निकल जाए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कहा तो आपने कुछ है लेकिन मतलब उसका उल्टा निकाल दिया, तो उसको कहते हैं वर्बल आयरनी। पीछे पढ़ के आए थे हम लोग। वर्बल आयरनी अकर्स व्हेन अ स्पीकर इंटेंशनली सेज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे एक्चुअली मीन। वो कुछ कह रहे हैं लेकिन वो अनइंटेंशनली कुछ उसका मतलब कुछ और ही निकाल लें। आप तो कोई सीधी बात कह रहे हैं, वो बात उल्टी लग जाए किसी को। होता है ना ऐसा कई बार। ड्यूरिंग हैवी रेन, व्हाट लवली वेदर। बहुत तेज बारिश हो रही है, आप कह रहे हैं व्हाट लवली वेदर। आफ्टर समवन मेक्स अ ह्यूज मिस्टेक, वेल डन। और कोई कह दे कि अरे बहुत बढ़िया, है ना। आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी और आपके पापा उससे कह रहे हैं अरे वाह बेटा तुमने तो कमाल कर दिया भाई, आप 10 में से एक नंबर लेके आए इंग्लिश में। और आपका टीचर कह रहे हैं अरे वाह क्या बात है, कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, वेल डन, है ना, वेल डन। तो इसका मतलब क्या है? आपको कैसा लगेगा? ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऑपोजिट मीनिंग होता है, कहते को पॉजिटिव है लेकिन मीनिंग उसका उल्टा होता है। इसको वर्बल आयरनी कहते हैं। ठीक है। वर्बल आयरनी मीन्स स्पीकर सेज ऑपोजिट, स्पीकर जो कह रहा है मतलब उसका उल्टा निकलता है। हमने वेल डन कहा, इसका मतलब क्या है? 100 में से एक नंबर लाया, वेल डन कहा हमने, तो इसका मतलब उल्टा है। ड्रामेटिक आयरनी का मतलब ऑडियंस नोज मोर, है ना, हम पीछे देख लिए थे। सिचुएशन आयरनी मीन्स आउटकम इज अनएक्सपेक्टेड, हम ये भी पीछे देख के आए हैं। ओके। A short descriptive scene within a larger work is called a short descriptive scene. क्या कहेंगे उसको? सब प्लॉट, विनेट, पैराबल या प्रोलॉग, उसे विनेट कहते हैं। विग्नेट। A vignette is short descriptive passage or scene that focuses on a particular movement. वो एक particular movement पे फोकस करता है, कैरेक्टर पे या प्लेस पे और मूड पे, rather than the advancing the main plot. जैसे इन द हाउस ऑफ मैंगो ट्री बाय सेंड्रा कैसनोरोस, मैनी chapter are brief vignettes describing an experiences and emotions. Tip: vignette में short descriptive of a scene, यानी एक बड़े सीन का कोई छोटा सा सीन को डिस्क्राइब करना, ना कि होल को, है ना। A 19 line poem with repeating line and a strict rhyme scheme. एक 19 लाइन की पोएम है ये। विद रिपीटिंग लाइंस, इसमें लाइंस रिपीट होती हैं, एंड स्ट्रिक्ट राइम स्कीम, और राइम स्कीम इसकी स्ट्रिक्ट होती है। अच्छा, सोनेट में तो हम पीछे पढ़ के यहाँ 14 लाइन होती है ना। और दो तरह की सोनेट होती हैं, एक पेट्रार्कन, एक इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, है ना। पेट्रार्कन सोनेट में 8+6 होता है, और इसमें फोर इसमें एक तो लास्ट में कपलेट होता है और 3 क्वार्टरेन होते हैं। यही तो पढ़ा था हमने। ओड या वेलेनिल या टर्जराइमा, क्या कहेंगे इसको? इसको कहते हैं वेलेनिल। ये क्या है? एक 19 लाइन की पोम होती है जिसमें 5 टर्सेट होते हैं, 1 इंक्लूडिंग क्वार्टरिन होते हैं। 5 × 3 15 हो गए, और एक इसमें क्वार्टरिन होता है, 15×4 19 लाइन्स हो गई ना। 2 रिपीटिंग रिफ्रेन, दो इसमें रिपीटिंग आते हैं, जैसे A B A A B A, रिपीटिंग A B A A B A A B A A, है ना। तो ये क्या है? ये है इसकी राइम स्कीम। डायलन थॉमस का वर्क है डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेलेनेल्स। ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। वेनेल्स मीन 19 लाइन रिपीटेड रिफ्रेन, ये रिपीट होते हैं। देखिए, ठीक है। द डिस्टिंक्टिव, अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं बस। द डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेशन स्टाइल ऑफ अ ऑथर और नरेटर इज नोन एज। डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेशन या स्टाइल क्या कहते हैं उसको? टोन, मूड, वॉइस, सिंटेक्स, उसे कहते हैं वॉइस। एक अलग स्टाइल किसी राइटर का। वॉइस इज द यूनिक पर्सनालिटी, स्टाइल
or perspective reflected in an author or narrator's writing. It makes the writing recognizable and distinctive. यह सबसे अलग बनाती है. Example चार्ल्स डिकेंस का richly descriptive voice, जेन ऑस्टिन विटी और आयरॉनिक वॉइस, ये उनको उनके वर्क को अलग बनाती है. ये उनकी क्वालिटी है. अर्नेस्ट हेमिंगवे का क्या क्वालिटी है? वो सिंपल और डायरेक्ट वॉइस का यूज करते थे, छोटे सेंटेंसेस का यूज करते थे. पीछे पढ़ा भी था हमने. तो वॉइस राइटर्स यूनिक पर्सनैलिटी, और टोन मतलब राइटर का एटीट्यूड क्या है. ह्यूमरस है या आयरॉनिकल है या एंग्री है, किस एटीट्यूड है. और है ना, वॉइस का मतलब है राइटर की इंडिविजुअलिटी. Which term refer to the emotional response a reader feels while reading a book? Which term refer to the emotional response? Emotional response को कौन सा term refer करेगा एक रीडर के जो फील करता है रीडिंग while reading a book? टोन, मूड, थीम या स्टाइल? तो मूड पीछे ही पढ़ के आए थे. रीडर का जो इमोशन होता है उसे मूड कहते हैं. Mood is the emotional atmosphere created in the reader through the author's use of setting, imagery, diction, and events. A dark forest, thunder, and eerie silence creates a fearful mood. जैसा डिस्क्रिप्शन होगा वैसा ही मूड हो सकता है. मूड रीडर पे डिपेंड करता है ना. रीडर्स इमोशंस. कई लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हैं क्योंकि वो सिचुएशन में शायद रहे होंगे. कई लोग पढ़ते हुए नहीं फील करते उतना. तो वो डिपेंड ऑन रीडर टू रीडर. Which poetic structure consists of 5 tercet followed by a quatrain? 5 tercet हैं. पांच पांच टर्सेट हैं फॉलोड बाय अ क्वार्टरेन. क्वार्टरेन मतलब 4. 5 दिया 15 प्लस 4 19. ये तो अभी पीछे पढ़ के आए थे है ना. अम, वो था ना, क्या नाम था उसका, टू गो इनटू दैट जेंटल नाइट ऐसे करके कुछ नाम था. ये है वेलेनल, है ना. डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ये था उसका एग्जांपल. डू नॉट गो gentle into that good night, ये इसका एग्जाम्पल है. हाँ ये देखो, बाय डेलन थॉमस. डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट. 5 टर्सेट होते हैं, एक क्वार्टरन होता है, 19 लाइन्स की पोम होती है ये. 14 लाइन्स की पोम को हम लोग सोनेट कहते हैं, है ना. 74. Literary, which literary element most directly influence how a reader perceives a writer's personality? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है हाउ रीडर प्रिस्क्राइब द राइटर्स पर्सनालिटी? कॉन्फ्लिक्ट, सिंबल, वॉइस, प्लॉट. इसको वॉइस कहते हैं. राइटर की वॉइस जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है उसके यूनिक पर्सनालिटी को. अभी पीछे पढ़ा था हमने वॉइस के बारे में, आउटलुक और स्टाइल के बारे में, है ना. ये इसको वॉइस जो है वो रिफ्लेक्ट करती है आउटलुक, उसका पर्सनालिटी, उसका स्टाइल. इट इज़ वॉट मेक्स वन ऑथर राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ये उसको एक ऑथर से दूसरे ऑथर से अलग बनाती है. जैसे जब हम लोग जेन ऑस्टिन को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उनकी राइटिंग में विटी है, आयरॉनिक वॉइस है उनकी. वाइल हैमिंग पे जो है वो उसकी वॉइस कंसाइज है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उनके, स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफ़ी. सो वॉइस, ऑथर्स, स्टाइल. ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे. लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. इसका आंसर आपने देख लिया, चलिए कोई बात नहीं. द सेकेंडरी शॉट दैट हाईलाइट्स अ कॉन्ट्रास्ट विद द मेन स्टोरी लाइन इज कॉल्ड. द सेकेंडरी स्टोरी, एक मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टोरी में और उसके साथ साथ में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहते हैं स्टोरी में, उसी को सब प्लॉट कहते हैं, है ना. So a subplot is a secondary narrative that runs alongside the main plot. It develops supporting characters, add depth, and mirrors the construct contrast with the central story. तो ये क्या है, उसके साथ साथ में चलती है, अलॉन्ग साइड चलती है. In King Lear, the story of Gloucester, Edgar, and Edmund serves as a subplot that parallels Lear's relationship with his daughters. Subplot means supporting story running alongside the main plot. ये सपोर्टिंग स्टोरी होती है और ये अलोंग साइड चलती है मेन प्लॉट के. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस. अगर आपको पसंद आया सेशन तो शेयर करिए और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.